Hello friends, so welcome to the strategy and guidance lecture of UPSC CSET Mathematics, and I am your host for today's session. My name is Yogi. So let me tell you in brief about CSET Mathematics. This is the second paper in UPSC prelims. This is of qualifying nature, that is 67 marks are needed to clear this exam, and it tests the general aptitude and comprehension of a student, like basic comprehension और aptitude जो skill एक civil servant में होनी चाहिए, उसको UPSC इस पेपर के थ्रू चेक करती है, and that's why it is an important exam. But this 67% is a myth because कैलकुलेट करके इस टाइप से 67 मार्क्स नहीं ला सकते, बिकॉज मेनी पीपल हु फ्लंक इन सीसैट, जो लोग फेल होते हैं वो 1 या 2 मार्क्स से शॉर्ट रह जाते हैं. सो वी शुड नेवर डू दैट कैलकुलेशन. वी ट्राई टू स्कोर एज मच एज वी कैन. जितना ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा. Now, why CSAT is becoming a disaster nowadays? Because the paper is actually getting tougher. पेपर असली में टफ आ रहा है. आप किसी से भी बात करेंगे 2020, 21, 22 में जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया हो या आपने खुद ने किया हो, तो आप देखेंगे बिफोर 2019 तक पेपर काफी इजी था, काफी प्रिडिक्टेबल था, काफी इजी क्वेश्चंस होते थे जो आसानी से दिख जाते थे. बट नाउ उनको ढूंढना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, बट इट इज ट्रिकी. मतलब अगर 2 आवर्स को अगर आपने ढंग से अच्छा टाइम मैनेज नहीं किया आपका, तो फिर आप उसमें फ्लंक हो सकते हैं. तो पेपर को इसीलिए मैं टफ बोल रहा हूँ. Even many students from IIT are unable to qualify. This doesn't say this the paper is that tough कि IIT के बच्चों से भी नहीं हो रहा, but they have to strategize properly to clear this exam. बिना strategy के या बिना practice के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है. Even if you are from an IIT, portion of mathematics and reasoning is increasing. 50 plus questions are there from mathematics and reasoning. Therefore जो नॉन मैथ्स के बच्चे, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो मैथ्स से डरते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पेपर क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए और थोड़ा मुश्किल हो रहा है. एंड नाउ दे कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि मैथ्स इज इनएविटेबल. मैथ्स आपको करनी ही पड़ेगी टू क्लियर सीसैट. Difficulty in choosing solvable question. This is, according to me, is the most important reason, because it's not about the exam is tough. It's not that the questions are not solvable, but we have to solve them in 2 hours. 2 घंटे में हमको पूरा पेपर करना होता है. एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की. जब हम सॉल्वेबल क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है, उनको नहीं ढूंढ पाते हैं, जब हम टफ क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, तब हमारा टाइम खराब होता है. एंड जब हमारा पेपर क्लियर नहीं होता, बिलीव मी, जिसने भी प्रीलिम्स का पेपर दिया हो, जीएस हो जी, सी सैट भी, दोज 2 hours आर द फास्टेस्ट 2 hours ऑफ योर लाइफ. उनसे ज्यादा तेज 2 घंटे आपने ना कभी देखे होंगे, ना कभी आप देख पाओगे, क्योंकि वो टाइम बहुत जल्दी जाता है. अगर आपने पहले से उसको प्रैक्टिस नहीं कर रखा है टाइम मैनेजमेंट को, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस सही नहीं कर रखी है, तो फिर आप उन 2 hours बिल्कुल, इट्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई. तो वो मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे क्यों सफर करते हैं? बिकॉज दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. फॉर ग्रांटेड इज द कीवर्ड. मतलब उनके हिसाब से प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, दैट इज ऑफ जीएस. सीसैट को वो इतना हल्के में लेते हैं, दैट इज की हम लोग इंजीनियर है, हमारा एप्टीट्यूड इतना, सीसैट से हम क्लियर कर लेंगे. बट इट्स नॉट लाइक दैट. सी सीसैट के क्वेश्चन किसी एप्टीट्यूड एग्जाम जैसे नहीं होते. दे आर हाईली फ्रेम्ड क्वेश्चंस. बहुत ट्रिकी तरीके से कभी कभी उनको बनाया गया होता है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट लेंथ ज्यादा होती है. अगर आपने उस क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं या पढ़ा नहीं, तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू कैन मेक एरर. तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. उनको भी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी कम करनी होगी अगर आपका एप्टीट्यूड वैसे अच्छा है तो, बट फिर भी करनी पड़ेगी. नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे इसलिए फेल होते हैं, दैट इज मैथ्स फोबिया. अब मैंने एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड की मैथ्स इज इनएविटेबल. 50 प्लस क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं, तो आप बिना मैथ्स करे सीसेट नहीं क्लियर कर सकते. बट इन योर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग मैथ्स इतना डरते हैं, दे डोंट स्टडी मैथ्स, दे डोंट वांट टू स्टडी मैथ्स, दे डोंट अटेम्प्ट मैथ्स, दे आर अफ्रेड टू अटेम्प्ट मैथ्स. और जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत स्लो स्पीड में सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करी नहीं होती, एंड नो प्रॉपर सोर्स ऑफ गाइडेंस इज अवेलेबल, जो इस मैथ्स फोबिया को बढ़ाता है. लोग को, आपको मैथ्स के डराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बस बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको इजीली मैथ्स पढ़ा सके. तो दैट इज आल्सो अ रीजन. अगर मैं समराइज करूं तो मेजर फोकस जीएस पेपर पे होता है ड्यू टू ह्यूज सिलेबस. जीएस प्रीलिम्स का सिलेबस आप पूरा साल भी लगाओगे तो आपको खत्म नहीं होगा, इसी वजह से हमको लगता है वही पढ़े. बट यूपीएससी ने अगर बोला है कि वो 2 पेपर ले रहे हैं, इफ यूपीएससी इज आस्किंग फॉर 2 एग्जाम्स टू क्वालिफाई फॉर मेंस, देन वी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम. ऐसा नहीं है ना कि अगर यूपीएससी को सिर्फ जीएस पढ़ानी होती तो सिर्फ एक ही पेपर लेते. तो दैट इज द थिंग. इनकरेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग अ पेपर, दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन. भले टेक्निकल बैकग्राउंड को, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को, अगर इफ ही डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट दैट पेपर, like if he is or she is stuck in stuck question, not learning from PYQs, and they don't know how to utilize best those 2 hours, and that is where the mistake happens. So I would say I will tell you all the solutions to these problems also, but let's say I just finish first. Now, what is the solution? So, first solution and the most important is learning from PYQs. लर्निंग फ्रॉम पीवाईक्यूज. सी, ना यूपीएससी को मैं जानता हूँ ना आप लोग जानते हैं, एंड उनको उसको बहुत बदनाम है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, कि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन. बट
सी ऐसा नहीं है, अगर आप उसके पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज करोगे देन यू मे फाइंड सम पैटर्न, देन यू मे फाइंड सम क्लूज कि आगे क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप का आएंगे, और एटलीस्ट यू मे फाइंड द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू प्रिपेयर। तो ये चीजें आराम से पीवाईक्यूज से हो जाती हैं। एंड मैथ्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैथ्स, स्पेसिफिकली मैथ्स फॉर सीसैट, पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ कंटेंट, दिस इज एन एग्जाम ऑफ स्किल। ये कंफ्यूजन होती है जीएस को, बहुत सारे लोग जी कंटेंट और स्किल डिबेट हमेशा वहाँ चलता रहता है, बट सीसैट इज प्योरली एन एग्जाम ऑफ स्किल, रीडिंग स्पीड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फास्टर कैलकुलेशंस फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स। सी द पेपर इज सॉल्वेबल। उन 80 क्वेश्चंस को अगर कोई घर बैठ के 6 घंटे में सॉल्व करेगा, तो इवन अ क्लास 12 स्टूडेंट मे बी एबल टू सॉल्व दैट पेपर यूजिंग कॉमन सेंस और बेसिक फार्मूलाज और बेसिक टेक्निक्स, बट उसको 2 घंटे में करना, एंड दैट टू करेक्टली, दैट इनफ करेक्ट to qualify for the exam, so that requires some kind of faster calculation, that requires some kind of reading speed, so it is an exam of skill and they want to test your skills, no? अगर हमको पढ़वाना होता तो वो जीएस में एक और सिलेबस ऐड कर देते, बट एक अलग से पेपर ले रहे हैं बिकॉज दे वांट टू चेक योर स्किल सेट। Third thing, intelligent way of selecting easy questions first. 1 hour 30 question approach. So this was my approach when I used to attempt CSAT exam. See, क्या होता है कि आप लास्ट के 1 घंटे में बहुत पैनिक में होते हो, आपको फर्स्ट आवर में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर रहे हो। मैथ्स में और रीजनिंग में 50 प्लस क्वेश्चंस आते हैं, बट 30 क्वेश्चंस के अराउंड हर बार बहुत इजी होते हैं, एटलीस्ट सॉल्वेबल होते हैं और उनको 1 घंटे में किया जा सकता है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन 1 hour, then you are done, because maths gives high accuracy, some parts are very easy जिनसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका ह्यूज वेटेज है। कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के टाइप के बारे में बात करेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, जो हर साल 30 क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू क्रैक दोस 30 क्वेश्चन, देन 1 hour में आपका सीसैट निकल रहा होता है। फिर आपके पास 1 घंटा बचता है, उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, चाहे उसमें मैथ्स के टफ क्वेश्चन को टारगेट कर लो, बट यू आर सेफ, यू आर सेफ, यू आर डेफिनेटली गेटिंग दोस मार्क्स जो रिक्वायर्ड है सीसैट को क्लियर करने के लिए, एंड यू विल नॉट फेल इन सीसैट। सो दैट इज माय पॉइंट। आपका क्लियर एटलीस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको जितने मार्क्स लाने हैं आपको अगले घंटे में देखना है। नाउ CSAT मैथ्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, so see in maths, as I have a background in mathematics, I am also a guy who has given this exam with maths optional, so I have a great relation with maths, so I can tell you this applies for whole maths, not only CSAT maths। दुनिया में कहीं भी मैथ्स के बारे में ये चीज अप्लाई होती है हमेशा कि देयर आर नो इजी और टफ टॉपिक्स, देयर आर इजी एंड टफ type of questions, easy and type of questions। The questions which you have not practiced before are the most difficult in maths। मैथ्स में आप पेपर में जाके कोई नया क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट कोई बड़ा से बड़ा मैथमेटिशियन भी है, अगर उसने कोई कंसेप्ट पहले नहीं देखा है तो ही मे नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन द फर्स्ट गो, बिकॉज पेपर में आपको जल्दी भी करना होता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो कोई भी नया क्वेश्चन आप पेपर में नहीं कर सकते। सो दैट मेक्स आवर केस सो इजी ना, कि अगर आपने उस क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर रखा है तो दैट इज इजी फॉर यू। एंड अगर आपने उसको नहीं प्रैक्टिस कर रखा तो दैट इज अ टफ क्वेश्चन। सो दैट मेक्स आवर टास्क वेरी इजी। अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो दैट मेक्स योर टास्क वेरी इजी, because a new or tough question require a lot of time। and maths में एक और चीज है जो जीएस में नहीं होती। जीएस में when you read a question, you first time when you read it तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हो, बट आप जब उसको अगली बार पढ़ते हो तो आपको थोड़ा कम टाइम लगता है। बट मैथ्स में every revisit requires same amount of time, because same amount of calculation is there, same amount of effort is there। so maths में you cannot risk to revisit certain questions, so that is the thing। Approach, so now what should be our approach? Then like first we should go through the syllabus of CSAT। So there is no fixed syllabus for CSAT as mentioned by UPSC, but there are some, as I said, there are no topics in maths. There are type of questions, so you can identify those types in maths, and then you can obviously frame a syllabus that I have prepared for you in the next slides. I have given a tentative syllabus for CSAT. Identify all the types of question as in PYQ. That is your task from the book। So you have to identify all the types of questions that are being asked, that are being repeated। जब आप repetition ढूंढ लोगे, जब आप pattern, and see this process is important। कोई भी आपको analysis तैयार करके दे सकता है PYQs का, कोई भी आपको segregate करके दे सकता है, बहुत सारे toppers के आपको notes मिल जाएंगे, but this process to identify the types by yourself, PYQs को खुद से एनालाइज करना और उन क्वेश्चंस को फिर पैटर्न उनमें ढूंढना, दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट स्किप दिस प्रोसेस, डोंट रिलाई ऑन एनीवन एल्स, बिकॉज सब कि आपको खुद के लिए पेपर निकालना है, कोई और नहीं निकालेगा आपके लिए आके, तो कुछ होमवर्क आपको करना पड़ेगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट होमवर्क दैट यू हैव टू डू। आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, एंड एक पैटर्न उनमें ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। द रिजल्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट।
gaining basic conceptual clarity after identifying the types. And see, I'm not asking you to solve the PYQs, I'm just asking you to identify the PYQs. Okay, learning the techniques to solve PYQs. Learning the techniques to solve PYQs, I would say these techniques, I have discussed these techniques in a bit detail in later. See, there are fixed techniques. Some people will tell you about tricks and all, but there are no such tricks in mathematics. There are some techniques. There are some techniques that gives you answer faster than anything else. There are some techniques that you can use to solve questions in real time exam. So these techniques are there, so you can practice those techniques, and I will tell you some of these techniques, and you can always find in some other source also. But learning these techniques, and how to learn these techniques, by practicing. Maths requires practices. As I told you that this is an exam of skill and not an exam of content. तो आप बहुत सारी टेक्निक्स ट्रिक्स इकट्ठा कर लोगे, उससे आपका फायदा नहीं होगा. What you need to do is to practice them. It's like you cannot drive a car by just reading a book about how to drive a car, and you cannot ride a bike by doing so. आप बस एक बार शुरुआत के लिए पढ़ लोगे तो these techniques that I will discuss or you will find from any other source. So this is just like that book, how to drive a car. उसके आगे आपको करना है, उसके आगे आपको अपनी प्रैक्टिस करके उसको फॉर्म करना है, एंड देन इन द रियल एग्जाम यू विल बी रेडी विद एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर आप उनको डील कर सकते हो. सो दिस इज अ टेंटेटिव सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको आप बोल सकते हो. सो नंबर सिस्टम है, परसेंटेजेस है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई. सो दीज आर द रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं. रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन. And now what you need to do, you don't need to go for tough questions. You don't need to go for tough questions. In topics की basic conceptual clarity, I will show you basic conceptual clarity of these topics. अगर आपके पास है तो आप उन questions को solve कर सकते हो आराम से. And this is the syllabus of reasoning, family relation, direction, cube and dice alphabet. And reasoning is all about common sense. I will show you how this is all about common sense. Reasoning के लिए तो आपको कुछ अलग से पढ़ना भी नहीं है, बस आपको इनको सारे क्वेश्चंस करना, because all these things we are familiar with. Family relation आपने देखे हुए, डायरेक्शंस आप रोज यूज करते हैं, डाइस एंड क्यूब्स हमने सबने बचपन में देखा हुआ है, अल्फाबेट्स हमारे सबसे स्टार्टिंग किसी भी पढ़ाई की A to Z से होती है. So these things are all based on common sense. और ये this must be tackled, this must be tackled. ठीक है. टेक्निक्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. आई विल से दीज आर ट्रिक्स और समथिंग, बट दीज आर द टेक्निक्स दैट आई हैव डेवलप्ड ऑफ ओवर माय एक्सपीरियंस विद सीसैट एंड सच एग्जाम्स ऑफ एप्टीट्यूड दैट आई हैव गिवन इन माय लाइफ. सो दीज आर द 4 थिंग्स. अगर आप इन चारों चीजों के साथ अच्छे से खेल सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो, इन चीजों को प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, तो सीसैट में डेफिनेटली जो 50 प्लस क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं उसमें से 40 प्लस 45 प्लस आप आराम से कर सकते हो इन टेक्निक्स के भरोसे, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो. और अगर उतना नहीं भी कर पाए, अगर कम प्रैक्टिस रह के उतना नहीं भी कर पाए, तो डेफिनेटली क्लियर तो होगा ही. So that is our target. That is our primary target. So let us discuss these things. So what is this formula and concept? See, as I told you, all the part of syllabus that I have mentioned, उनका जो भी सिंपल फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है, आप उनको बस बिल्कुल बेसिक्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं. आई विल शो यू कितने कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं कि उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है. जस्ट दैट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, देन आंसर आपके सामने होता है. उन चारों ऑप्शन में आपको सीधा सीधा दिख जाएगा. कॉमन सेंस एंड विजुअलाइजेशन, दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको कुछ इजी टॉपिक्स है मैथ्स के, जो अपने डेली लाइफ से इंस्पायर्ड है, और कुछ चीजें तो अपनी डेली लाइफ से इंस्पायर्ड है. रीजनिंग तो लगभग पूरी ही डेली लाइफ से इंस्पायर्ड है. तो ये चीजें आप कॉमन सेंस और विजुअलाइजेशन से सॉल्व कर सकते हो. और जो क्वेश्चन कुछ देखने में टफ लगते हैं बट एक्चुअली दे आर वेरी इजी इन रियल एग्जाम, वो होते हैं जिनके ऑप्शन बहुत इजी होते हैं. सी देयर आर नो टफ क्वेश्चंस, देयर आर टफ ऑप्शंस. आई वुड से अगर ऑप्शंस आपको इस तरीके से दे रखे हैं जो यूज हुए जा सकते हैं आंसर में, तो देन दैट क्वेश्चन इज नॉट टफ. सो आई विल से कि इस चीज की तरह से अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो. So now I will tell you how to use these techniques by the example of some questions. I have taken real PYQs of 2021 exam of UPSC. So to show you how to use these techniques and how to use these things to get at least qualifying marks. And उसके बाद आपको असाइनमेंट रहेगा, उसके बाद आपको ये चीजें बाकी PYQs, बाकी टेस्ट पेपर्स, बाकी कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सीसेट के क्वेश्चन, तो आप अप्लाई करके वहां पे देख सकते हो. एंड देन यू विल बी गुड विद सीसेट. एंड according to the performance that you are getting in those tests, in those questions, the amount of accuracy that you are getting, uske basis pe you can plan your timeline according to the attempt, and you can give relevant time to CSAT. आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते ना कि आपको सीसेट को कितना टाइम देना है. आफ्टर डूइंग सम असाइनमेंट, आफ्टर डूइंग सम होमवर्क, यू शुड डिसाइड दैट हाउ मच टाइम यू शुड give to CSAT. So see, let us start this is formula and concept. See, if you know simple concept of unit, if you know that 1 meter cube is equals to 10 की power 6 milliliter, then this question is very easy. The answer is D.
So these kind of questions, if you know the concept, if you know this concept, then this question is bread and butter. Like, it just, the answer is before you. You don't need to do any calculation. You don't need to do any kind of anything. Similarly, if you know the concept of this divisibility rules, if if you are aware of the divisibility rules concept, if you know the cycle of if you know the cycle of two concepts, the cycle of three, and if it is divisibility of 10, if any number is divided by 10, then the unit place is the answer. For example, if 26 is divided by 10, 6 is the 6 is the remainder. If 53 is divided by 10, 3 is the remainder. So the unit place is the remainder, first concept. And cycle of 3 is 4. So if you divide 2019 with 4, then you will see that 3 ki power 2019 is equivalent to 3 ki power 4, that is 27. So the remainder is 7. So if you know this concept, then this becomes very easy. But if you don't know this concept, then this question is very tough. So I would say that these are the things I want to tell you. अगर आपको कॉन्सेप्ट की कुछ भी बेसिक्स आपको पता है, तो आपके लिए सी सेट में क्वेश्चन कभी कभी मुश्किल नहीं आते, सी सेट में बस ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन. सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, देन यू कैन नॉट फाइंड दिस थिंग. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इस टाइप क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है, जिनमें बहुत कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर अवेयर हो आप, तो आप उससे कर सकते हो. सो दिस इज योर गाइडिंग लाइट फॉर सेलेक्टिंग द क्वेश्चन. इफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, देन योर दैट इज क्वेश्चन इज इजी. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ कैलकुलेटिव यू आर, नो मैटर हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस, आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है. तो दीज आर द क्वेश्चन जहां पे ये चीज अप्लाई होती है. These are the things. This is a simple concept of time and speed, and time, distance and speed. So अगर ये इतना सिंपली आपको अगर पता है, तो so if we take the first statement, तो 5 hours में ये कितना ट्रैवल करेगा, 1.5 into 5 7.5 किलोमीटर. 5 hours में B कितना ट्रैवल करेगा, 1.25 दैट इज 7.5 किलोमीटर. सो ये बीच में भी मिलेंगे, ये 5 hours में भी मिलेंगे, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू. तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड. अगर आप उसको करना जानते हो तो consider this. So basic numeracy, if you are aware of 5 consecutive numbers, if you divide 100 by 5, you will get 20. 18 plus 19 plus 20 plus 21 plus 22 equal to 100. So this is true. If the product and the sum of three equal is number, so 1 into 2 into 3 is equals to 6. 1 plus 2 plus 3 is also equal to 6. So if you are aware of these things, I'm not saying that you must be aware right now. मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ. बट इफ यू आर अवेयर ऑफ these things in exam, then these questions are very easy. मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Now if you know these things, then you should attempt this question by yourself. The answer is 108 degree. This is just a simple concept of pie chart, because इसमें p percentage जो है, that is 30%, proteins plus other dry element, it should be 30%. So 30% of 360 degree is 108 degree. If you are aware of concept of percentage and pie chart, then this question is very easy. So similarly, this question, if 7 by 8 of a job is done in 20, so 8 by 8 will be done in 24 days. Now half is done. If it will be further increased by 50%, then it will obviously take 36 days. And if he has already worked for 21 days, so he will have to work more for 15 days. So these are the simple things if you know the concept of time and work. And this is not a tough question, this is a very easy question if you know that concept. So these are the things, common sense. If you know, if you are aware of the chessboard, if you have played chess in any time of your life, you can say that this is the answer is 6. See how to apply your common sense. This is a typical question where you must apply your common sense. This is not a calculation based question. This is a very easy question. In a group of 120%, 80 are Indians. That means 40 are foreigners. That means 40 are foreigners, and 70% in the group can speak English. The number of Indians who can speak English. So suppose all 40 foreigners speak English. Suppose all 40 foreigners speak English, then 30 Indians will speak English because 70% are there. Suppose if any one foreigner speaks France, and 30 foreigners speak English, 39 foreigners, then 31 Indians will speak English. So it is obviously 30 or more in any case. So this is how you solve the questions with common sense. This is how you solve a question with common sense. मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ. See, 40 लोग अगर फॉरेनर 40 के 40 भी अगर इंग्लिश बोलते हैं, तो भी 30 इंडियंस तो इंग्लिश बोलेंगे कम से कम. मैक्सिमम केस लेके चलो, 40 के 40 भी फॉरेनर्स अगर इंग्लिश बोलते हैं, तो 30 इंडियंस तो कम से कम इंग्लिश बोलेंगे. अगर उनमें से एक भी अगर फ्रेंच बोलता है, मान लो उसमें से एक भी अगर फ्रेंच बोलते हैं, तो 39 फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं, तो 31 इंडियंस बोलेंगे. तो इन एनी केस
30 से ज्यादा ही होगा। तो these आर द क्वेश्चंस वेयर यू अप्लाई योर कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, यूपीएससी ने किसी बुक से पिक नहीं करे ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जस्ट टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। दे जस्ट वांट यू टू अप्लाई योर कॉमन सेंस इन एग्जाम। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एग्जाम में जाके मिलेगा, बट ये इतना इजी होता है अगर इसको करना, अगर आपका सेंस ऑफ माइंड है, अगर आपकी कॉमन सेंस उस टाइप की डेवलप्ड है तो। Now this is a question. I would say this is a bread and butter question because this is a question आप लोग सब प्रीलिम्स के अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगाते हो, फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो। सेम चीज यूपीएससी करने को बोल रही है कि 5 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर किया 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग करेक्ट करने को बोल रही है, टोटल मार्क्स 387 आए हैं, नंबर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स बताने हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ही, अगर आप मान लो कि उसके 90 के 90 क्वेश्चन सही होते हैं तो हाउ मच मार्क्स ही विल बी गेटिंग 450 मार्क्स ऑब्वियसली। और अगर हर रॉन्ग आंसर के अगर उसके नंबर ऑफ कुछ मतलब मान लो उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही करे होते तो इतने मार्क्स आते। कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे, मान लो अगर 9 क्वेश्चन गलत करे होंगे तो 45 मार्क्स कटेंगे, और उसके बाद जो इनकरेक्ट आंसर होंगे तो 18 मार्क्स कटेंगे, तो दैट इज 9। ऑप्शंस भी पुट करके आप देख सकते हो, या दिस आई विल से लाइक अ ब्रेड एंड बटर फ्रॉम यूपीएससी, बिकॉज ये टाइप का क्वेश्चन तो हमको आना ही चाहिए। नाउ दिस इज एक अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। इफ सी इस क्वेश्चन में भी सेम वही मैक्सिमम केस आप लेके चल सकते हो कि यहाँ पे देखो कि जो हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर है क्लास बी का, दैट इज हायर देन द हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्लास ए। तो अगर हम क्लास ए से क्लास बी में कुछ भी शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कि मतलब वहां का डिक्रीज ही होगा एवरेज, बिकॉज जो लोएस्ट स्कोर था उससे भी कम ही बंदा आएगा। अगर हम अपने हाईएस्ट बंदे को भी यहाँ से यहाँ प्लेस कर दिया तो भी ये तो होगा ही। तो ए आंसर इसका, तो मतलब दीज आर द थिंग जहाँ पे आपको सीधा सीधा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर हाईएस्ट वाला बंदा लाइक 21, इफ वी विल शिफ्ट अ पर्सन विद 21 मार्क्स टू अ क्लास वेयर द लोएस्ट स्कोर वाज 22, तो एवरेज विल डेफिनेटली डिक्रीज। सो दिस टाइप ऑफ कॉमन सेंस इज जनरली आस्क्ड। अब नाउ these type of things like 3 pen plus 5 pencil is equals to 2 pen plus 7 pencil. Now this is a simple equation to solve where the price of one pen is 2 times the price of pencil. So these are the things, अगर आपने उस चीज की चीजें ट्राई कर रखी हैं, अगर आपने इस टाइप से कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो, तो these questions are very buttery for you. Now how to apply questions options. सी आपको मल्टीप्लाई करके देखना है 7 के साथ, द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइज ऑफ 111, तो इनके साथ करो, ये आपको होमवर्क, ये आप खुद से ट्राई करना। इसमें आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को बस 7 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, एंड फास्ट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली, बट यही एक तरीका है, एंड जैसे जैसे आप करोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। नाउ दिस थिंग आपको 40 मार्क्स मोर देन क्यू है, क्यू स्कोर सपोज ए को ले लो, ए इसको अगर अपन बना लेते हैं फैक्टर, तो क्यू के मार्क्स मान लो 360 है तो पी के 40 ज्यादा है तो 40 400 नंबर ज्यादा है, 400 का 10% होता है 40, और 40 नंबर ही कम है तो 360, यही आंसर हो गया आपका। ऑप्शंस को ऐसे यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो दीज आर द क्वेश्चन जहाँ पे ऑप्शंस डायरेक्टली यूज हो जाते हैं और उसमें फिर ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। इस वाले क्वेश्चन को खुद से, ये वाला देखो, इस वाले में क्या था, ये देखो विजुअलाइजेशन क्या होता है। जब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जिसमें आपको हिंट दे रखी होती है। नाउ देखो m माइनस 1 इज इक्वल्स टू l होता है, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू b होता है। अगर आप देखोगे तो ये -1 +1 का पैटर्न पूरा पूरा इसमें चल रहा है। सेम तरीके से आपको ये अप्लाई करना है कि c -1 b होगा तो ये दोनों ऑप्शन छट गए, फिर h +1 i होगा, फिर e -1 d होगा, m +1 n होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। 3-4 बार में आपका आंसर निकल जाएगा। तो विजुअलाइजेशन इज द हिंट गिवन, लाइक यूपीएससी ने आपको ऑलरेडी हिंट दे रखी है कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे आपका आंसर निकालना होता है। तो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस, आई वुड से इनको आपको सबसे पहले टैकल करना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हिंट ही मिल रखी होती है वहां पे। डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन इज वेरी इजी टू विजुअलाइज, लाइक अगर आपको ये है तो 4 डायरेक्शन होती है बस, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपको अगर वो बोल रहा है बस इसको ड्रॉ करते जाओ, जैसे जैसे ये बोल रहा है इसको बस आपको ड्रॉ करते जाना है। 10 किलोमीटर साउथ एंड टर्न्स लेफ्ट, और उसके बाद फिर ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, ये हो गया 10 हो गया 20 हो गया, फिर टर्न्स हर राइट, फिर 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद ड्राइव्स अनदर 30 टर्न्स टू राइट, फिर 30 किलोमीटर। सो दीज आर द थिंग्स। अब उसको अपने वहां से वो करना है तो ये 25 किलोमीटर is the answer. So these are the very simple questions. Now इसको आप कर लेना। hints given same is the thing, 3 plus 4 7, 7 plus 6 13, 13 plus 8 21। अब now 4 plus 10 तो 6 आ गया, लेकिन ये 4 नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 आना चाहिए 2 की जगह। तो hint अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो these questions are very easy to tackle, and I would say that this should be done. I will leave it to you. Now I will give you some examples of tough questions. देखो
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, इवन इफ यू नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी टफ टू टैकल। तो अगर आपने इस टाइप, ये क्या चीज है, ये मैंने पहली बार देखी होगी पेपर में, बहुत लोगों ने पहली बार देखी होगी। अगर आपने कैट में इस टाइप के एग्जाम आते हैं, आई एम नॉट सेइंग मैंने पहली बार देखी थी, बट काफी लोगों ने इस चीज को पहली बार देखा होगा। जो चीज आपको पेपर में पहली बार दिख रही है, आई वुड कंसीडर इट टफ, तो उनको सीधा सीधा मतलब क्रॉस कर दो। इन क्वेश्चन को आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट शुरू में नहीं करना है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच रहा है तो आप कुछ दिमाग लगा सकते हो, बट इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन भी आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। Now this is also a question जिसमें आपको ना 3 डिजिट की, अब how this is a tough, this requires long calculation। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने पड़ेंगे, तो उसमें फिर 222 x plus y plus z ऐसा करके कुछ आएगा, तो 222 is equals to 74 into 9। तो इस टाइप से ये करके फिर वो आपको पता चलेगा कि ये इन दोनों से डिविजिबल है, ऐसा करके तो बोथ आंसर आएगा। लेकिन इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन है, आई वुड सजेस्ट कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किए जाए। तो ये चीज भी आपको आइडेंटिफाई करनी है पेपर में कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। नाउ दिस इज अ थिंग। अब ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। अब नाउ अगर मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताऊं तो ये बहुत इजी लगेगा देखने में कि 3 7 प्लस 3 10, 3 प्लस 3 ये 10 प्लस क्या आएगा जो 13 बन जाए तो 3 आएगा, और ए बी सी तो 3 भी इसका आंसर हो गया। बट पेपर में पैटर्न को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको नहीं दिखता कि ये क्या पैटर्न है, क्या है, क्यों है। आई जस्ट गिवन एन एग्जांपल, या तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एक बार में दिख जाएगा, बट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट इन अ सिंगल गो, देन उसको फाइंड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट इन सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आल्सो। so then you should leave this question because every questions carry equal marks। हर क्वेश्चन के 2.5 नंबर है वहां पे। you don't need to be panic about any single question, you don't get to stuck in tough questions, just leave that question, go for an easy one and you are over with CSAT। now this is your assignment। ये मैंने 2021 के क्वेश्चन रखे थे, सेम टेक्निक्स को आप 2022 के पेपर में अटेम्प्ट करो, बाकी पीवाईक्यूज में अटेम्प्ट करो, बट 2022 में एक स्पेसिफिक टास्क है, आपको इस टाइप से 30 क्वेश्चंस एक आवर में आइडेंटिफाई करने हैं और उनको 1 घंटे में सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम थिंग। अगर आपने 1 घंटे में यू कैन एंश्योर सीसैट टू क्लियर सीसैट, देन यू आर डन, एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं बचता है करने के लिए। एंड आई वुड से कि ये एक टास्क है जो आपको करना होता है, एंड दिस इज इट।